तिरंगा झंडा हमारी जान है, शान है। हम इसके लिए जीते भी हैं और मरते भी हैं। हमारे वतन के प्यारे से झंडे को तैयार करने में लगभग 5 से 6 दिन का समय लगता है। तिरंगा झंडे को निर्माण का काम धागा बनाने से शुरू किया जाता है। इसके बाद बुनाई, फिर 3 तरह के लेबोरेटरी टेस्ट किए जाते हैं। टेस्टिंग के बाद इसकी फिनिशिंग और कलरिंग की जाती है। लेकिन कलरिंग करते समय 3 रंगों को अलग अलग ड्राइंग किया जाता है। इसके बाद फिर टेस्टिंग की जाती है। फिर टेस्टिंग करने के बाद अशोक चक्र लगाया जाता है। दोस्तों, तिरंगा झंडा 3 साइज के हो सकते हैं, 2 बाई 3 फीट के, 6 बाई 4 फीट के और 3 बाई 4.5 फीट के। झंडा बनाते समय मानकों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें कपड़े की क्वालिटी, रंग और चक्र का साइज बहुत ज़रूरी होता है। कुल 9 मानकों को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तैयार किया जाता है। इसमें से पहला है कपड़े का वजन, क्वालिटी, पीएच वैल्यू, कलर, केमिकल, सिलाई आदि प्रमुख हैं। और ये सब होने के बाद खादी संघ इन सभी चीज़ों की टेस्टिंग करता है। तब जाकर हमारा प्यारा सा झंडा तैयार होता है। लेकिन क्या आपको पता है, जो हमारा वर्तमान का राष्ट्रीय ध्वज है, इसको किसने बनाया था, इसको किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों, वर्तमान का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। लेकिन इसमें कुछ बदल फेर किए गए हैं। तो चलिए इतिहास के पन्ने को पलटकर देखते हैं। बात है 2 अगस्त 1876 की, जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में स्थित एक शहर है, मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम से 10 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक गांव है, भटना पेरुमारू। इसी गांव में पिंगली वेंकैया का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम हनुमंत राय नायडू और माता का नाम वेंकट रत्नम्मा था। पिंगली वेंकैया मद्रास से हाई स्कूल उत्तीर्ण करने के बाद वो अपने वरिष्ठ स्नातक को पूरा करने के लिए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए। फिर जब इनकी स्नातक की पढ़ाई पूरी हो गई तो वहाँ से लौटने के बाद उन्होंने एक रेलवे गार्ड की नौकरी की। फिर लखनऊ में एक कर्मचारी के रूप में काम किया और बाद में वह एंग्लो महाविद्यालय में उर्दू और जापानी भाषा का अध्ययन करने लाहौर चले गए। वो कई विषयों के ज्ञाता थे। उन्हें भूविज्ञान और कृषि क्षेत्र में विशेष लगाव था। पिंगली वेंकैया ने ब्रिटिश भारतीय सेना में भी काम किया है और दक्षिण अफ्रीका के एंग्लो बोअर युद्ध में भी भाग लिया था। यहीं पिंगली वेंकैया गांधी जी से मिले और उनकी विचारधारा से बहुत प्रभावित हुए। सन 1906 से लेकर 1911 तक पिंगली वेंकैया मुख्य रूप से कपास की फसल की किस्मों के अध्ययन में व्यस्त रहे और उन्होंने बॉम्बो वाल्ट कंबोडिया कपास पर अपना एक अध्ययन प्रकाशित किया। इसके बाद सन 1916 से लेकर 1921 तक विभिन्न झंडों के अध्ययन में अपने आप को समर्पित किया। पिंगली वेंकैया ने 5 सालों तक 30 विभिन्न देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर शोध किया था। फिर 1921 में ही विजयवाड़ा में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में पिंगली वेंकैया फिर से महात्मा गांधी से मिले और उन्हें अपने द्वारा डिजाइन लाल और हरे रंग से बनाया हुआ झंडा दिखाया। इसके बाद से ही देश में कांग्रेस पार्टी के सारे अधिवेशनों में 2 रंगों वाले झंडे का प्रयोग किया जाने लगा। झंडे में जो रंग थे, लाल और हरा। लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिमों के लिए था।
बाद में इसमें अन्य धर्मों के लिए सफ़ेद रंग जोड़ा गया, लेकिन उस समय इस झंडे को कांग्रेस की ओर से आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिंगली वेंकैया जी के राष्ट्रीय ध्वज बनाने से पहले भी बहुत सारे ध्वज बनाए गए। साल 1857 में स्वतंत्रता के पहले संग्राम के समय भारत राष्ट्र का ध्वज बनाने की योजना बनी थी, लेकिन वह आंदोलन असमय ही समाप्त हो गया था और इसके साथ ही वह योजना भी बीच में अटक कर रह गई थी। दोस्तों, जिस रूप में अभी आप तिरंगा देख रहे हैं वह अनेकों पड़ावों से गुजरा है। भारत की आज़ादी की लड़ाई जैसे जैसे तेज होती जा रही थी, क्रांतिकारी दल अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र राष्ट्र की अलग अलग पहचान के लिए अपना झंडा प्रस्तावित कर रहे थे। 1906 में देश का पहला झंडा सामने आया, जिसे 7 अगस्त 1906 में पारसी बागान चौक कलकत्ता में फहराया गया, जो कि अब ग्रीन पार्क के नाम से जाना जाता है। इसमें केसरिया, पीले, हरे रंग की 3 पट्टियां थीं और बीच में वंदे मातरम लिखा था। इस पहले झंडे को 1 साल ही बीता हुआ था कि साल 1907 में देश का दूसरा नया झंडा प्रस्तावित हो गया। पहले झंडे में कुछ बदलाव करके मैडम भीकाजी कामा और उनके कुछ क्रांतिकारी साथियों ने, जिन्हें निर्वासित कर दिया गया था, उनके साथ मिलकर पेरिस में भारत का नया झंडा फहराया था। इस झंडे में हरे, पीले और लाल रंग की पट्टियां थीं। इसमें ऊपर हरे रंग वाली पट्टी में 8 कमल के फूल थे, जिसका रंग सफ़ेद था। बीच में पीला रंग, जिसमें वंदे मातरम लिखा था, और लाल पट्टी में सफ़ेद रंग के चांद सूरज बने थे। इसके बाद करीब 10 साल ही समय बीता था कि 1917 में देश के लिए एक और नया झंडा प्रस्तावित हो गया। इस नए झंडे को डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने फहराया था। तीसरी बार में इस नए झंडे में 5 लाल और 4 हरे रंग की पट्टियां थीं और झंडे के अंत में काले रंग में त्रिकोणनुमा आकृति बनी थी। इसमें एक चांद और तारे के साथ सप्तऋषि को दर्शाया गया था। साल 1921 में विजयवाड़ा में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान 2 रंगों का बना झंडा इस्तेमाल किया गया। इस झंडे का रंग लाल और हरा था। लाल रंग हिंदुओं के लिए और हरा रंग मुस्लिमों को दर्शाता था। इसमें गांधी जी का चरखा भी बना था। वो यही झंडा था जिसको पिंगली वेंकैया ने बनाया था। बाद में गांधी जी ने अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व करने के लिए झंडे में सफ़ेद पट्टी जोड़ने का सुझाव दिया। फिर 1931 में तिरंगे झंडे को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और झंडे में कुछ बदल फेर किए गए। इस झंडे में ऊपर की ओर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा रंग था, जिसके बीच में महात्मा गांधी का चरखा भी था। इसके बाद 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी रंग और उनका महत्व वहीं का वहीं बना रहा। बस ध्वज पर प्रतीक के रूप में चरखा के स्थान पर सम्राट अशोक के धर्म चक्र को अपनाया गया। क्या आपको पता है कि जिस प्रकार अभी हम अपने घरों में, गाड़ियों में, कार्यालयों में, फैक्ट्रियों में अनेकों स्थान पर झंडा लगा देते हैं या फहराते हैं, यह अनुमति आम नागरिक को नहीं थी। आम आदमी झंडा नहीं फहरा सकता था, लेकिन 26 जनवरी 2002 को
भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया। तभी से हम बिना किसी रुकावट के राष्ट्रीय ध्वज को कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते तिरंगा के सम्मान में कोई कमी ना आने दें।